एक महिला रास्ते से गुजर रही थी, तभी झाड़ी से कुछ आवाज़ आ रहा था, रोने का आवाज़ आ रहा था। जब नज़दीक जाती देखती कि एक नवजात बच्चा झाड़ी में फँसा हुआ रो रहा है। फिर वह महिला चिल्लाती है तो कई लोग इकट्ठा होते हैं। फिर लोग की मदद से उसे अस्पताल लेके जाया जाता है। वहाँ कुछ ही घंटे के इलाज में वह बच्ची ठीक हो जाती है। तब पता चलता है कि यह बच्ची अभी मात्र 3 दिन का है। पुलिस को खबर किया जाता है। पुलिस आस-पास में पता करती है कि इसका कोई माँ है क्या, लेकिन कहीं भी कुछ नहीं पता चल पाता है। तब वही महिला गोद ले लेती है और उसका पालन-पोषण करने लगती है। लेकिन वही जो बच्ची थी, अभिशाप बन के उभरती है और 13 साल की उम्र में अपनी ही जो माँ उस बच्ची को नया जीवन दी थी, उसी को मारकर और अपना प्रेमी के साथ रहने का फैसला करती। लेकिन कुछ सोशल मीडिया पर वह किसी से बात किया करती थी और एक दिन उसका मामा देख लेते हैं। उसके बाद उसका खुलासा होता है। तो फिर वह पूछताछ में लड़की सब कुछ बताती है कि उसकी माँ का कैसे वह लड़की कत्ल की थी। यह बात का जब खुलासा होता है तो वह बच्चियों को सभी कोसते हैं कि अगर तुम्हें वह महिला अगर जीवन नहीं दी रहती तो अभी शायद तुम इस दुनिया में नहीं रहती। लेकिन वह लड़की को अभी अपने प्यार से बड़ा कुछ भी नहीं दिख रहा था। कहानी को पूरा सुनने के लिए वीडियो पर बने रहे। हाँ तो नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल क्राइम और मैं आपके साथ रंजित साहू। उड़ीसा के भुवनेश्वर में एक महिला रहा करती थी जिसका नाम राजलक्ष्मी होता है। और राजलक्ष्मी अपने पिता के साथ यहीं रहा करती थी। राजलक्ष्मी शादीशुदा होती है और 2011-12 के समय से वह यहाँ रह रही थी। और एक दिन वह अपने पिताजी के साथ कहीं जा रही थी, तभी झाड़ी से कुछ रोने का आवाज़ सुनाई देता है। और राजलक्ष्मी जब झाड़ी के पास जाती है, देखती है एक नवजात बच्चा जो कि झाड़ी में फंसा हुआ है और रो रहा है। वह फिर राजलक्ष्मी चिल्लाती है तो आसपास के लोग इकट्ठा होते हैं। जब वह नवजात बच्चे के लोग देखते हैं तो तुरंत बोलते हैं कि इसे अस्पताल लेके जाना चाहिए। वहाँ के नज़दीकी अस्पताल लेके जाया जाता है तो वहाँ कुछ ही घंटे के इलाज में वह बच्ची एकदम ठीक हो जाती है। फिर लोग पुलिस को खबर करते हैं। पुलिस आती है और उसको घर वालों के बारे में पता करना चाहती है कि यह बच्ची किसकी है, किसने इस तरह इसको यहाँ फेंका है। लेकिन बहुत तरीक़े से पुलिस खोजबीन करती है, किसी का भी कुछ नहीं पता चल पाता है। उसके बाद जो पुलिसकर्मी थे वह उस बच्ची को ले जाते हैं और सरकार की तरफ से जहाँ नवजात बच्चे को रखा जाता है उस कस्टडी में उस बच्ची को रखा जाता है। उसके बाद राजलक्ष्मी भी अपना घर चली आती है। लेकिन जब राजलक्ष्मी अपने पति को यह बात बताती है और घर वालों सब जानते हैं तो फिर लोग अपने में विचार करते हैं कि क्यों ना उस बच्ची को गोद ले लिया जाए, इसलिए कि राजलक्ष्मी का भी कोई संतान नहीं था। उसके बाद जो राजलक्ष्मी के पति होता है वह जाता है वहाँ पर जहाँ उस बच्ची को रखा गया था और बताता है कि हम उसे गोद लेना चाहते हैं। फिर वहाँ की टीम भी इस विषय पर बात करती है तो लोग आपस में बात करते हैं कि वह वही महिला है जो कि इसको बचाई है, तो क्यों नहीं दे दिया जाए। उसके बाद सारे लोग फैसला करते हैं और राजलक्ष्मी को वह बच्ची को दे दिया जाता है। राजलक्ष्मी वह बच्ची को देखभाल करने लगती है। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था लेकिन शायद वक्त को कुछ और ही मंजूर था। 2013 का वक्त आ जाता है और जो राजलक्ष्मी के पति होता है वह कोई आपातकालीन में मर जाता है, यानी उसका मृत्यु हो जाता है। उसके बाद राजलक्ष्मी अकेली हो जाती है। अब जो वह बच्ची को जो लालन पालन था और परवरिश था उसमें कमी होता, लेकिन राजलक्ष्मी अपने आप में यह एक चीज़ ठानती है कि अब मैं इस बच्ची को और अच्छे जगह पढ़ाऊंगा और इसका बेहतर परवरिश करूँगा। राजलक्ष्मी जो थी वह भुवनेश्वर छोड़ के एक दूसरे जगह जाने का प्लान बनाती है और वह वहाँ से निकल जाती है, पहुँच जाती है गजपति जिले के पारला मुंडी इलाक शहर में। वह जाके एक किराए का कमरा लेती है और वहीं रहने लगती है और वह बच्ची को एक केंद्रीय विद्यालय में दाखिला दिला देती है और समय से ले आना ले जाना और घर में भी देखभाल करना राजलक्ष्मी चालू कर देती है। और वह बच्ची को बेहतर शिक्षा बेहतर सेवा संभार राजलक्ष्मी कर रही थी और वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। और इधर आ जाता है 2025 का वक्त और जो वह बच्ची थी वह 8वां क्लास में चल जाती है और उसका उम्र हो जाता है 13 वर्ष। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि राजलक्ष्मी हमेशा के लिए मौत का नींद सो जाती। 19 अप्रैल 2025 का बात है कि अंधेरी रात में जो राजलक्ष्मी की बेटी होती है 13 वर्षीय, वह चिल्लाते हुए घर से निकलती है बाहर और सभी को बोलने लगती है कि मेरी मेरी माँ को दिल का दौरा आया है और मेरी माँ
तड़प रही है। उसके बाद कुछ लोग आते हैं और जब देखते हैं तो देखते हैं कि राजलक्ष्मी जो है वह बेसुध हालत में पड़ी हुई है। फिर लोग उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं, लेकिन डॉक्टर जब चेकअप करते हैं तो राजलक्ष्मी को मृत घोषित कर देते हैं। उसके बाद सभी को यही लगा था कि राजलक्ष्मी को दिल का दौरा आया है, इसलिए कि राजलक्ष्मी जो थी वह कई तरह का दवाइयाँ खाया करती थी और राजलक्ष्मी का दिल का दौरा भी आया करता था। इसीलिए सभी को यकीन हो जाता है कि राजलक्ष्मी का मौत जो है वह दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुआ है। उसके परिवार के सारे लोग इकट्ठा होने लगते हैं। एक जो उसका भाई होता है जिसका नाम शिव प्रसाद मिश्रा होता है वह भी पहुंचता है, और फिर सारे लोग जब पहुंचते हैं तो इसको राजलक्ष्मी को शमशान घाट में ले जाकर उसको जला दिया जाता है, उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। उसका जो भी रीति रिवाज होता है नियम कानून से उसका अंतिम संस्कार और काम क्रिया किया जाता है। अब जो उसकी बेटी थी 13 वर्ष के, वह अकेली यहाँ कहाँ रहती। फिर उसका जो भाई था, जो लड़की के मामा होते शिव प्रसाद मिश्रा, वह अपने साथ उसे भुवनेश्वर लेके जाते हैं और अपने घर पे रखने लगते हैं। लेकिन शिव प्रसाद मिश्रा देखते हैं कि जो लड़की है 13 वर्षीय, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। उसकी माँ मरी हुई है लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। वह किसी से भी हंस के बात करना और माइंड पे कोई लोड नहीं लेना ऐसे करती थी। और फिर उसका जो मामा था वह नोटिस करने लगे कि यह लड़की के मन में कुछ जरूर है, यह कुछ और जानती है या फिर यह कुछ की है। उसके बाद उसके जो मामा थे वह उस लड़की पे एक नज़र रखने लगे। तो एक दिन देखते हैं उसका मामा की जो लड़की है वह छुप के एक कोई किसी से बात कर रही थी, कोई लड़का से बात कर रही थी हंस हंस के। उसके बाद जो उसका मामा थे उसके पास जाते हैं और बोलते हैं तुम किससे बात कर रही हो। लड़की नहीं बताती है और फिर जो मामा थे वह मोबाइल छीन लेते हैं। मोबाइल छीनने के बाद देखते हैं कि इंस्टाग्राम पर वह जो लड़की थी वह कई लड़कों से बात किया करती थी, और अभी जो प्रेजेंट में बात कर रही थी वह भी कोई दूसरा लड़का था। उसके मामा को थोड़ा सा शक होता है कि यह लड़की किसी से बात किया करती थी और अभी भी कर रही है, कहीं अपनी माँ को मारने में इसी का हाथ तो नहीं। उसके बाद जो पास का ही पुलिस स्टेशन था, पार्ल मुंडी पुलिस स्टेशन, वहीं जाता है उसका मामू और मामा और सारा कहानी बताता है कि इसकी माँ का मौत हुआ है और यह दिल का दौरा बताया गया है, लेकिन हमें शक है कि यह लड़की एक लड़का से बात किया करती है। इंस्टाग्राम पे तो कई लड़के से बात किया करती है और इसी का कहीं चाल तो नहीं है। उसके बाद पुलिस उसका मोबाइल लेती है और उसको जब चैट वगैरह देखती है तो कई तरह का चैट डिलीट कर दिया गया था। लेकिन जब साइबर का मदद लेती है पुलिस और जो डिलीट किया गया चैट था, बात था, उसे वापस जब रिमूव किया जाता है तो पता चलता है कि हाँ, जो कातिल है वह यही लड़की है। इसलिए कि उसमें चैट में हर कुछ बताया गया था कि हाँ, इसको बेहोश करना कैसे करना है, नींद के दवा कैसे देना है, इसको कैसे मारना है, और प्लानिंग बनाना है कि हम लोग के बीच में माँ आ रही है, अब उसको क्या किया जाए। तो लड़का बोलता है कि उसे मार दिया जाए। उसके बाद पुलिस जब यह सब सबूत देखती है तो यह सबूत को अपने में कैप्चर करती है और फिर वह लड़की को गिरफ्तार करती है और उसे पुलिस स्टेशन लेकर आती है और उससे सख्ती से पूछताछ करती है। तो वह लड़की टूट जाती है और एक कहानी सुनाती है, बताती है हाँ साहब, पार्ला मुंडी में रहा करते थे तो वहाँ एक लड़का से हमें प्यार हो जाता है जिसका नाम गणित रथ होता है और वह बगल के ही मंदिर में पुजारी था। और हम दोनों का जब प्यार होता है तो कहीं कहीं जाकर मिलने लगते हैं और मोबाइल से बात करने लगते हैं। और यह चीज़ के बारे में राजलक्ष्मी को पता चल जाता है तो राजलक्ष्मी जो थी वो अपने बेटी को दबाती डांटती दबाती कि अभी तुम्हारा उम्र ही क्या हुआ है और अभी ये सब के संगत में आएगी तो तुम बिगड़ जाएगी, अभी पढ़ाई लिखाई का उम्र है और तुम पढ़ी लिखी करो। लेकिन हमें वह लड़का जो था गणेश रथ, उससे बात करना अच्छा लगता था, उससे मिलना अच्छा लगता था। लेकिन माँ जो बीच में आ गई थी, जब हम गणेश रथ को बताते हैं कि हमारी माँ बीच में आ गई है और फिर हमें मिलने से मना करती है, बात करने से मना करती है, तो गणेश रथ हमें बताता है कि अपनी माँ को मार दो। लेकिन हम बोलते हैं कि ये सब हमसे नहीं होगा। फिर गणित रथ बताता है कि अगर तुम्हारी माँ कोई दवा खाती होगी तो बताओ। तो ये बताती है, जो उसकी बेटी होती है वह बताती है कि हाँ, हमारी माँ जो दिल का दौरा का दवा खाती है और बीपी वगैरह का दवा खाती है। तो 29 अप्रैल 2025 का दिन था। गणेश रथ अपना प्रेमिका जो कि राजलक्ष्मी की बेटी थी उसे बोलता है कि तू कई सारा नींद के दवा लाओ मेडिकल से खरीद के
और अपनी माँ के खाना में दे देना। 29 अप्रैल को शाम के वक्त अपनी माँ के खाना में जो बेटी थी वह कई तरह के नींद के दवा दे देती है। जब उसकी माँ खाना खा के सोती है तो वह गहरी नींद में चली जाती है। उसके बाद गणेश रथ आता है और एक अपना दोस्त को लेकर आता है जिसका नाम दिनेश होता है, और ये दोनों आते हैं और जो उसकी बेटी थी वह पैर दबाती है और एक लड़का हाथ दबाता है, और एक लड़का जो था वह तकिया लेके मुंह को दबा देता है राजलक्ष्मी के। राजलक्ष्मी का आँख खुलता है, वह तड़पने लगती है, लेकिन ये लोग इतना कस के पकड़े हुए थे कि वह राजलक्ष्मी अपने आप को नहीं छुड़ा पाती है। राजलक्ष्मी वही अपना दम तोड़ देती है। उसके बाद ये जो गणेश रथ थे और दिनेश थे वहाँ से निकल जाते हैं और उसकी बेटी बाहर निकल कर शोर करने लगती है कि हमारी माँ का दिल का दौरा आया है और वह तड़प रही है। तो लोग इसे अस्पताल लेके जाते हैं राजलक्ष्मी को, लेकिन वहाँ डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं और यही आधार बनाते हैं कि इसको दिल का दौरा आया है, और इसको पोस्टमार्टम नहीं करवाते हैं और इसको एक स्मशान घाट में जाकर अंतिम संस्कार कर देते हैं और क्रियाक्रम कर देते हैं। जब यह बात पुलिस को पता चलता है तो फिर पुलिस जो थी वह गणेश रथ और दिनेश को उठाती है और उससे भी पूछताछ करती है, तो ये लोग भी अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। उसके बाद पुलिस जो थी वह तकिया और कई तरह के जो आधुनिक राजलक्ष्मी को मारने में यूज किया गया था उसे बरामद करती है, और बयान के आधार पर अब पुलिस चार्जशीट तैयार करेगी इन लोग के ऊपर और इन लोग को कोर्ट भेजेगी, और फिर जो कोर्ट के जज होंगे इन लोग को सजा सुनाएंगे। लेकिन जिस बेटी को, जिस लड़की को राजलक्ष्मी एक उम्मीद की तरह पाली थी और अपने पति को कहीं ना कहीं गंवाने में अपने पति से ज़्यादा मेहनत उस बच्ची पर करती थी और उसको अच्छा शिक्षा देने के लिए अपना पापा के घर छोड़कर दूसरे जगह आ जाती है, लेकिन वही लड़की अपने माँ के सीने में खंजर भोंक देती। अगर राजलक्ष्मी उस बच्ची को अभी गोद ना ली रहती तो शायद अभी वह जीवित होती, लेकिन गोद लेने की वजह से उसका जीवन लीला खत्म कर दिया जाता है। अब इन लोग का सज़ा का इंतज़ार है कि इन लोग को सज़ा क्या मिलता है। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।